मेरी आज की स्टोरी देखकर आपको समझ आएगा कि हमारे बीच रहने वाले इंसान जिनसे हम डेली आंखें मिलाते हैं, जिनसे हम डेली अपने काम करवाते हैं, बट वही इंसान आपके लिए माइंड में क्या सोच कर बैठे हैं। बट आपके बीच में एक ऐसा इंसान अभी भी मौजूद है जो आपको बहुत बहुत ही गंदी नजरों से देख रहा है। आप अपना अंगूठा उठाकर लाइक बटन नाम के उस बंदे के ऊपर अपना अंगूठा रख दें ताकि वो ना देख पाए। सब्सक्राइब बटन जो कि उसका पड़ोसी है उसको भी डरा धमका दें। कमेंट्स में पिक में लिख दें, लेट्स डाइव इन। हमारे इस इंसिडेंट को समझने के लिए हमें अमेरिका के विस्कॉन्सिन शहर के अंदर बने हुए मेडिसन नाम के इस इलाके के अंदर इस बॉस्टन स्टोर में जाना पड़ेगा। और टाइम था 1990s का, जब 21 साल की क्रिस्टा फ्रॉइडर नाम की महिला इस बॉस्टन स्टोर के अंदर एज ए कैशियर काम कर रही थी। क्रिस्टा ने यहाँ पर अपनी नई नई जॉब शुरू करी थी और जितने भी लोग पहले यहाँ स्टाफ काम कर रहा था उन सब से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। और इस स्टाफ के अंदर पहले से ही बार्ट हेल्डरसन नाम का ये लड़का भी काम कर रहा था। और जैसे इन दोनों ने पहली बार एक दूसरे को देखा, क्रिस्टा और बार्ट, इन दोनों को लव एट फर्स्ट साइट वाला सीन हो चुका था क्योंकि इनके बीच में काफी चीजें कॉमन थी। जी हाँ, जिस यूनिवर्सिटी से क्रिस्टा पास आउट हुई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन, उसी से बार्ट भी पास आउट हुआ था। सबसे पहले तो इन दोनों के बीच में ये चीज कॉमन। दूसरा, ये दोनों सेम जगह पर नौकरी कर रहे थे। तीसरा, इन दोनों के इंटरेस्ट, मतलब कि क्रिस्टा को भी इंटीरियर डिजाइन करना, घरों का या फिर किसी शॉप का, किसी भी स्टोर का इंटीरियर डिजाइन करना बहुत ज्यादा पसंद। दूसरा, बार्ट का भी यही इंटरेस्ट, उसको भी इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर अपना आगे फ्यूचर बनाना था, बट अपनी फाइनेंशियल मजबूरियों के कारण उसे यहाँ पर अपनी नौकरी करनी पड़ रही थी। इतनी सारी चीजें कॉमन होने के कारण इन दोनों का इंटरेस्ट काफी ज्यादा मैच हुआ। इन दोनों के बीच में बॉन्ड बहुत अच्छा बन गया और 1994 यानी कि 1994 तक आते आते इन दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी भी कर ली। शादी हुए अभी 2 साल ही हुए थे। 1996 में इन दोनों ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया, एक लड़का जिसका नाम इन्होंने मिचल रखा। और मिचल के आते ही क्रिस्टा ने साफ तौर पर बार्ट को कह दिया कि देखो, मैं अब नौकरी नहीं कर सकती, मुझे अपने बच्चे का ध्यान रखना है और मैं अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी केयर बजाय नौकरी के मैं अपने बच्चे को देना चाहती हूँ। सो मैं अपना पूरा टाइम इसको दूंगी, जो भी कमाना धमाना है तुम जाकर कमाओ। बार्ट ने भी कोई इसमें इश्यू नहीं बनाया, उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं नौकरी कर लूंगा, तुम आराम से घर पर रहो, इसको संभालो। और मिचल के पैदा होने के सिर्फ 18 महीने बाद इन दोनों ने अपने दूसरे बच्चे को और फाइनल बच्चे को जन्म दिया। ये भी एक लड़का जिसका नाम इन्होंने चैंडलर रखा। और चैंडलर के होते ही इन दोनों ने आपस में डिसाइड कर लिया कि बस हमारी फैमिली पूरी हो चुकी है, अब बस हमें कमाना है और किसी तरीके से हमारे परिवार को पालना है। आने वाले टाइम में बार्ट ने भी काफी सारी नौकरियां बदली, अलग अलग पोस्ट के ऊपर जा जाकर घरों से काफी दिनों तक दूर रहकर इसने काफी सारा एक्सपीरियंस गेन किया। और चैंडलर के होने के कुछ सालों बाद फाइनली इस पूरे परिवार ने मिलकर अपने लिए एक बहुत ही मॉडेस्ट सा, बहुत ही सिंपल सा घर खरीदा इसी विस्कॉन्सिन में। इनफैक्ट जैसे ये परिवार इस घर के अंदर मूव हुआ उसके तुरंत बाद ही इन दोनों ने यानी कि बार्ट और क्रिस्टा ने मिलकर इस पूरे घर के इंटीरियर डिजाइन को सेट करना शुरू कर दिया। बार्ट जो कि बाहर से जा जाकर अलग अलग तरीके की चीजें लेकर आता और घर में बैठी हुई क्रिस्टा वो इन चीजों को सही ठिकाने पर किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से सजा कर रखना है पूरे घर को, उस तरीके के आइडियाज निकालती। और रात को आकर पूरी रात दोनों यानी कि मियां और बीवी दोनों ही घर में लगे रहते किसी तरीके से इस घर को बहुत बहुत शानदार बनाने के लिए। यहाँ रहते हुए इस पूरे परिवार को कुछ ही टाइम बीता था और इनका पूरे लोकल एरिया के अंदर अच्छा खासा नेटवर्क बन चुका था। क्रिस्टा के बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे, बार्ट के बहुत अच्छे जो दोस्त उनके पड़ोसी थे वो बन चुके थे। ये परिवार चैरिटीज में भी अपना पैसा दान करने लगा और जितने भी कम्युनिटी के यहाँ प्रोग्राम्स वगैरह होते उनके अंदर भी इनका अच्छा खासा रोल रहता। और अब आने वाले 2 दशकों तक यानी कि 20 सालों तक इस परिवार के साथ बहुत बहुत खुशियां रही। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, जिस तरीके से इन्होंने प्लान किया था सब कुछ बिल्कुल ट्रैक पे चल रहा था, जिस तरीके से इन्होंने सोचा था। बट 2021 का टाइम आ चुका था और घर का सबसे बड़ा लड़का मिचेल वो अभी 25 साल का हो चुका था और 25 साल की उम्र में ही उसने बहुत अच्छी नौकरी भी पकड़ ली। वो एक अकाउंटिंग फर्म के अंदर नौकरी कर रहा था और उसकी एंगेजमेंट भी हो चुकी थी। कुछ ही दिनों बाद वो शादी भी करने वाला था और उसने प्लान भी कर लिया था अपने माँ बाप के साथ कि वो एक अलग घर ले लेगा और उसी के अंदर जाकर वो शिफ्ट हो जाएगा। पूरा परिवार बहुत ज्यादा खुश, जबकि घर का दूसरा बेटा सबसे छोटा चैंडलर वो 23 साल का हो चुका था। अभी उसका कॉलेज का फाइनल ईयर चल रहा था और उसने कॉलेज के अंदर रहते हुए ही अपनी बहुत अच्छी नौकरी सेटल भी कर ली थी। स्पेस एक्स के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था कि जैसे उसका कॉलेज पूरा होगा स्पेस एक्स के अंदर उसको एक बहुत अच्छे पद के ऊपर नौकरी मिलेगी। और अब पूरा का पूरा परिवार बहुत ज्यादा खुश कि हाँ दोनों बच्चे उनके सेटल होने वाले हैं और अब हम भी सेटल हो रहे हैं। क्रिस्टा यहाँ पर जिसने इतना लंबा टाइम इस घर के लिए लगाया उसने पूरे घर को मैनेज करके रखा। बार्ट जिसने बहुत लंबे टाइम तक मेहनत करी अपने पूरे परिवार को इस लायक बनाया कि वो अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो सके। घर का छोटा बेटा चैंडलर जब तक उसका कॉलेज पूरा नहीं होता उसने यही लोकल आसपास में एक इंश्योरेंस कंपनी के अंदर पार्ट टाइम नौकरी भी करना शुरू किया ताकि वो कम से कम घर के अंदर थोड़े
थोड़े बहुत तो पैसे दे सके, ऐसा ना लगे उसके घर वालों को कि ये उसके ऊपर बोझ बनता जा रहा है। दूसरी बात, अपने और फ्री टाइम के अंदर वो वहीं की लोकल पुलिस के साथ स्कूबा डाइविंग टीम के अंदर काम कर रहा था। मतलब कि अगर पुलिस वालों को काम होता किसी स्कूबा डाइवर का, तो पुलिस वाले इस चैंडलर को बुला लेते ताकि वो किसी नदी वगैरह के अंदर गोता लगा के उनके लिए छानबीन कर सके। सो यहाँ तक सुन सुनकर आपको समझ आ चुका होगा पूरा परिवार एकदम वेल एजुकेटेड, वेल सेटल्ड, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। बट यहाँ अब इनकी जिंदगी बहुत बहुत बुरे तरीके से पलटने वाली थी। ये सब कुछ शुरू हुआ जून 2021 में। जी हाँ, जून 2021 के दूसरे हफ्ते में चैंडलर जो अपने घर के बाहर सीढ़ी लगाकर अपनी छत के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, बट एकदम से उसका पैर फिसला और वो सीधा सीढ़ी से नीचे आकर गिरा। उसके सिर में भयंकर चोट लगी और जैसे उसने उठकर खुद का होश संभाला तो उसको सामने सब कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा था। बट फिर उसने खुद को जगाने की कोशिश करी कि क्या वो सही है भी या नहीं, कहीं उसको कोई ज्यादा चोटें तो नहीं लगी। बट जैसे वो कहीं पर ध्यान लगाता तो उसके सिर के अंदर दर्द हो रहा था। सो तुरंत उसके माइंड में आया कि उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाना चाहिए। बट उस टाइम पर घर पर कोई नहीं था। क्रिस्टा भी इस टाइम तक नौकरी दोबारा से ज्वाइन कर चुकी थी। अभी कुछ ही टाइम हुआ था क्रिस्टा को दोबारा से नौकरी शुरू करे हुए। सो ये चैंडलर घर पर अकेला ये घर के अंदर गया। इसने घर से चाबी उठाई गाड़ी की और गाड़ी के अंदर बैठकर सीधा हॉस्पिटल गया। वहां जाकर डॉक्टर से इसका चेकअप किया और डॉक्टर से समझ चुके थे कि चैंडलर को काफी भयंकर चोटें लगी हैं। जी हाँ, ना सिर्फ उसके दिमाग के अंदर खून बह रहा है बल्कि उसके पैर की एक नर्व परमानेंटली डैमेज हो चुकी है, जिससे उसके पैरों के अंदर काफी ज्यादा कंपन रहेगी और वो सही से चल भी नहीं पाएगा। सो जैसे ये बातें चैंडलर ने सुनी उसका दिमाग हिल गया, क्योंकि अभी कुछ ही हफ्तों बाद वो ग्रेजुएट होने वाला था और उसको यहाँ से निकलकर स्पेसएक्स, जो कि पूरी दुनिया में जानी मानी कंपनी है, उसके अंदर काम करने के लिए लोग तड़पते हैं। और ये प्रोजेक्ट अब चैंडलर के हाथों से जाता हुआ दिख रहा था, क्योंकि उन लोगों को तो ऑब्वियसली कोई परफेक्ट बंदा चाहिए। लेकिन अब यहाँ तो चैंडलर के पैर की पूरी नर्व डैमेज हो चुकी थी, उसके दिमाग के अंदर ब्लीडिंग हो रही थी। सो उसको अपना फ्यूचर पूरा बिखरा हुआ दिखाई दे रहा था। डॉक्टर्स ने यहाँ तक बोल दिया कि हम इस ब्लीडिंग को रोकने का, जो तुम्हारे दिमाग में हो रही है, इसको रोकने की दवाइयां दे रहे हैं। अगर इसे काबू नहीं आई ये ब्लीडिंग तो हमें तुम्हारे दिमाग की सर्जरी करनी पड़ेगी। इसके अलावा तुम एक गले के अंदर पट्टा पहनकर अपने घर जाओ, आराम से रेस्ट करो, क्योंकि तुम अभी कुछ भी करने की हालत में नहीं हो। तो चैंडलर अपने गले के अंदर वो पट्टा बांधकर अपने घर पर आ चुका था। और ये चीज जैसे उसने अपने माता पिता के साथ डिस्कस करी, सब लोग बहुत ज्यादा परेशान भी थे। चैंडलर पूरे तरीके से डिप्रेशन में जा चुका था और ये चीज ऑब्वियस भी थी, क्योंकि उसका बहुत बहुत ब्राइट फ्यूचर था। इनफैक्ट उसके फैमिली वालों को भी उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि हाँ, उनका बेटा बड़ा होकर अच्छी नौकरी करेगा, अच्छे पैसे कमाएगा और अच्छे तरीके से सेटल हो जाएगा। बट उनके सामने ही इस तरीके से अपने बेटे की बर्बादी होते देखना, ये सच में बहुत बहुत ज्यादा डिस्ट्रेसिंग था। बट जो इससे आगे चीजें होने वाली थी वो सच में इसके सामने कुछ भी नहीं था। जी हाँ, असल में इस हॉल्डरसन परिवार के पास अपने घर से तकरीबन 3 घंटे की ड्राइव नॉर्थ में अगर करें तो वहां आती है व्हाइट लेक। और इस व्हाइट लेक के पास इनका एक कैबिन बना हुआ था, जो कि बहुत बहुत पुराना इस हॉल्डरसन परिवार के पास था। और जब ये चैंडलर और मिचेल छोटे थे तब इनके मम्मी पापा यानी कि बार्ट और क्रिस्टा, ये दोनों अपने बच्चों को गाड़ी में बैठाकर इस व्हाइट लेक वाले कैबिन पर पिकनिक वगैरह मनाने के लिए जाया करते थे वीकेंड्स पर। बहुत पहले की बात है, 1 सालों पहले जब ये दोनों पैदा हुए थे उस टाइम की बात है। बट जैसे जैसे बड़े होते गए इनका वहां जाना कम होता गया, क्योंकि अब इनका इंटरेस्ट नहीं था वहां जाकर पिकनिक वगैरह मनाने में, पार्टीज वगैरह करने में। सो चैंडलर के एक्सीडेंट को हुए अभी सिर्फ 2 हफ्ते ही बीते थे और तभी बार्ट के पास एक कॉल आया। और ये कॉल उस व्हाइट लेक वाले एरिया से आया था, जो लोग वहां पर परमानेंटली रह रहे थे। उन लोगों ने कॉल करके बार्ट को बताया कि अभी 2-3 दिनों पहले एक बहुत भयंकर तूफान हमारे इस इलाके में आया था और उससे बहुत बहुत भारी नुकसान हुआ है हमारे घरों को, और तुम्हारा जो कैबिन है उसमें भी काफी टूट फूट हुई है, उसकी जो खिड़कियां हैं वो टूट चुकी हैं। और जैसे ये बात बार्ट और क्रिस्टा ने सुनी वो पूरी तरीके से शॉक्ड रह गए, क्योंकि अब उनको ऊपर जाकर वापस रिपेयर भी करवानी थी, क्योंकि वो इस तरीके से तो उसको छोड़ नहीं सकते। अगर एक और तूफान आता तो ऑब्वियसली उनका कैबिन पूरा उड़ जाता, उसका नाम और निशान ही मिट जाता। सो बार्ट ने क्रिस्टा के साथ डिस्कस किया कि हमें वहां पर जाकर रिपेयर करवानी पड़ेगी, उसके अंदर 3-4 दिन तो ऑब्वियसली लगेंगे। सो इन लोगों ने प्लान बनाया कि एक अच्छा सा दिन डिसाइड कर लेते हैं, एक अच्छा सा वीकेंड डिसाइड कर लेते हैं, वहां पर जाकर 2-3-4 दिनों की छुट्टियां भी प्लान कर लेंगे। सो इन्होंने डेट डिसाइड करी 4th ऑफ जुलाई। असल में 4th ऑफ जुलाई पूरे अमेरिका के लिए बहुत बहुत खास दिन होता है, क्योंकि 4 जुलाई को पूरा अमेरिका इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है। जैसे हम यहाँ पर 15 अगस्त करते हैं, वो 4 जुलाई करते हैं। तो 4 जुलाई के दिन व्हाइट लेक में भी बहुत सारी परेड्स वगैरह होती हैं, बहुत सारे करिकुलर फंक्शंस वगैरह होते हैं। सो इन लोगों ने सोचा कि हम 4 जुलाई वाली वो परेड भी वहां पर देख लेंगे, हमारे इस कैबिन की रिपेयर भी करवा लेंगे और अच्छे से सेलिब्रेशन करके छुट्टियां वगैरह बिताकर वहां से वापस आ जाएंगे अपने घर के ऊपर। 1 जुलाई 2021 का दिन आ चुका था और शाम के टाइम पर चैंडलर अपने माता पिता बार्ट और क्रिस्टा, जो कि ऑब्वियसली घर पे ही थे, चैंडलर भी अब घर पर था, व्हीलचेयर के ऊपर वो पूरा दिन रह रहा था। सो 1 जुलाई 2021 की शाम को चैंडलर ने नोटिस किया कि उसके माता पिता बहुत अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ना सिर्फ वो पैकिंग कर रहे हैं अपने कपड़ों की वहां पिकनिक मनाने के लिए, इनफैक्ट वो दूसरे बैग के अंदर बहुत सारा कैश डाल रहे हैं, बहुत सारी ज्वेलरी डाल रहे हैं। बट यहाँ चैंडलर ने उनको पूछा नहीं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों
इतना सारा कैश लेकर जा रहे हो। उसके माइंड में था कि हो सकता है ये माता पिता अपनी सेविंग्स को बचाने के लिए वहां पर रख रहे हो, क्या पता कैबिन के अंदर संभाल कर रख रहे हो। जैसा भी उनका प्लान था उसने इंटरफेयर नहीं किया। उसने जस्ट कहा कि क्या मैं आपकी हेल्प करवा सकता हूँ। 2-4 कपड़े रखवाने के बाद अब ऑब्वियसली वो व्हील चेयर के ऊपर वो ज्यादा हेल्प नहीं करवा सकता, सो वो आराम से बैठकर बस देखने लगा। उसके माता पिता पैकिंग कर रहे थे और जैसे ही पैकिंग हुई चैंडलर ने पूछा कि आप किस तरीके से ऊपर उस कैबिन तक जाने वाले हो। सो बार्ट ने कहा कि एक और कपल है हमारे इस इलाके का ही, वो भी हमारे साथ ऊपर जाने वाला है, उनकी ही गाड़ी के अंदर बैठकर हम वहां तक जाएंगे, सो तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम आराम से वहां पर पहुंच जाएंगे। बट बार्ट और क्रिस्टा ने ये नहीं बताया कि वो किस कपल के साथ ऊपर तक जाने वाले हैं, कौन उनको वहां तक लिफ्ट देने वाला है। सो ये चीज ज्यादा माइंड भी नहीं करी चैंडलर ने। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ये समझदार लोग हैं, ये कोई बच्चे तो है नहीं जो इनकी सारी खबर मैं रखूं। सो उसने जस्ट इस चीज को इग्नोर किया। बट उसको अजीब तो लगी रहा था अंदर से कि उसके माता पिता इस तरीके से इतना सारा कैश लेकर वहां पर क्यों जा रहे हैं। अगली सुबह जैसे ही चैंडलर अपने ऊपर वाले फ्लोर पर बने हुए कमरे के अंदर जैसे उठा, वो बाहर निकला, उसने अपने माता पिता को आवाज लगाई बट नीचे से कोई भी आवाज नहीं आई। सो उसने अपनी व्हील चेयर, आपको पता होगा कि वो व्हील चेयर बनाई जाती है जिसके ऊपर वो विकलांग व्यक्ति बैठकर सीढ़ियां भी उतर सकते हैं। सो अपनी उसी व्हील चेयर के ऊपर बैठकर वो नीचे उतरा, अपने माता पिता को देखने लगा कि कहां पर है वो। बट पूरा घर बिल्कुल डार्क, बिल्कुल एम्प्टी, बिल्कुल खाली, अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही। सो उसने एक एक कमरे के अंदर जाकर देखा लेकिन उसके माता पिता वहां पर नहीं थे। इनफैक्ट जो पिछले दिन उन लोगों ने बैग पैक किए थे कपड़ों के और वो पैसों वाले, वो बैग्स भी वहां पर नहीं थे। सो चैंडलर घर से बाहर निकला, इधर उधर देखने लगा कि क्या पता उसके माता पिता बाहर खड़े हो, उसका वेट कर रहे हो, लेकिन उसके माता पिता वहां पर नहीं थे। बेशक उनकी गाड़ियां अभी भी घर के बाहर ही खड़ी थी। सो चैंडलर के माइंड में यह आया कि उसके माता पिता उसको बिना बताए चले गए, ऐसा कैसे हो गया, उन्होंने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा, ऐसा क्यों, वो कल से बहुत अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। सो इस चीज को भी इग्नोर किया। चैंडलर वापस अपने घर के अंदर आया और वेट करने लगा कि क्या पता ये इधर उधर ही गए होंगे, अभी मेरे को बताकर तो जाएंगे। वेट करने लगा कि क्या पता उसके माता पिता वापस आ जाएं। 2 तारीख की शाम तक भी बार्ट और क्रिस्टा जब घर पर वापस नहीं आए तो चैंडलर ने अपनी गर्लफ्रेंड कैथरीन को फोन किया और अब तक चैंडलर पक्का हो चुका था कि उसके माता पिता अपने पिकनिक के लिए निकल गए, अपनी छुट्टियां बिताने के लिए। सो उसने अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर पर बुलाया और कहा कि देखो मेरे माता पिता नहीं है, सो जब तक वो नहीं आते तो तुम मेरे साथ यहाँ पर रुक जाओ ताकि मुझे अकेला फील ना हो और साथ ही तुम मेरी हेल्प भी कर सको खाना वाना बनाने में। सो कैथरीन 2 तारीख की शाम तक चैंडलर के पास उसके घर पर पहुंच चुकी थी और इनफैक्ट रात के टाइम पर इन लोगों ने मूवीज वगैरह भी एंजॉय करी। बट 3 तारीख की सुबह हो चुकी थी और अब तक उसके माता पिता का कोई भी पता चैंडलर को नहीं चल पाया। 3 जुलाई का पूरा दिन चैंडलर, उसकी गर्लफ्रेंड कैथरीन और चैंडलर का बड़ा भाई मिचेल, ये तीनों लोग, जो कि मिचेल तो घर से दूर था लेकिन उसको बता दिया था चैंडलर ने कि उसके माता पिता जा चुके हैं बट अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। सो 3 जुलाई को ये तीनों ही लोग मिलकर पूरा दिन बार्ट और क्रिस्टा को कॉल करते रहे लेकिन उनका फोन बंद जा रहा था। अब ये चीज सबके लिए बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। पूरा दिन कॉल करने के बाद चैंडलर और उसकी गर्लफ्रेंड कैथरीन घर के अंदर जाकर सो चुके थे। 4 तारीख की सुबह हो चुकी थी और फाइनल डे था उस परेड का, क्योंकि इस परेड के बारे में तो डिस्कस किया था उसके माता पिता ने चैंडलर के साथ। सो उसको उम्मीद थी कि आज तो कम से कम उनकी फोन पर बात होगी क्योंकि आज उनको परेड भी देखने जाना है और हो सकता है कि वो मुझे वीडियो कॉल भी करें उस परेड को दिखाने के लिए। सो सुबह होते ही 4 तारीख की चैंडलर ने कॉल करनी शुरू कर दी अपने माता पिता को, बट उनका फोन अगेन बंद जा रहा था। लेकिन कुछ ही देर बाद क्रिस्टा के फोन से एक मैसेज आया चैंडलर को और उसके अंदर बताया था कि हाँ हम पहुंच चुके हैं, हम बिल्कुल सेफ हैं, हम यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, सो तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम 5 तारीख तक वापस आ जाएंगे। जैसे ये मैसेज चैंडलर ने पढ़ा उसकी सारी चिंताएं दूर हो चुकी थी। उसने तुरंत अपने बड़े भाई मिचेल को फोन किया और कहा कि मेरे पास मैसेज आ चुका है मम्मी का और वो बिल्कुल सेफ है और वो कल या फिर परसों सुबह तक वापस भी आ जाएंगे। सो जैसे ये बात मिचेल ने सुनी वो भी बिल्कुल शांत हो गया। चैंडलर ने अपनी गर्लफ्रेंड कैथरीन को भी बताया कि मेरे पास मैसेज आ चुका है। अब पूरा परिवार बिल्कुल शांत हो चुका था। 4 तारीख का पूरा दिन इस चैंडलर और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पूरा दिन एंजॉय किया। इन लोगों ने अच्छे से नेटफ्लिक्स वगैरह देखा, मूवीज वगैरह देखी। अब 4 तारीख की रात आ चुकी थी। 4 तारीख की रात को आराम से सोने चले गए। अगले दिन 5 तारीख का मंडे भी पूरा दिन बीत गया बट अभी तक भी क्रिस्टा और बार्ट के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाया। चैंडलर, उसकी गर्लफ्रेंड कैथरीन, इनफैक्ट मिचेल भी पूरा दिन कॉल करते रहे लेकिन किसी के साथ भी उनका कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। 6 तारीख यानी कि ट्यूसडे का दिन आ चुका था और अभी तक भी इनका फोन बंद आ रहा था और पूरा परिवार अगेन बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया कि आखिर उनके माता पिता कहां गए, क्या वो सेफ तो है या फिर उनके साथ कुछ हो तो नहीं गया। 6 तारीख को तो ना सिर्फ कैथरीन, चैंडलर और मिचेल कॉल कर रहे थे बल्कि 6 तारीख को तो क्रिस्टा के ऑफिस वालों ने भी क्रिस्टा को कॉल करना शुरू कर दिया। ना सिर्फ क्रिस्टा को बल्कि वो चैंडलर को भी कॉल कर रहे थे कि अभी तक क्रिस्टा अपनी नौकरी पर क्यों नहीं पहुंची, क्योंकि उसकी कस्टमर सर्विस की जॉब थी और उसने कहा था कि वो हो सकता है मंडे या फिर ट्यूसडे तक वापस आ जाएंगे और क्रिस्टा ऐसी एम्प्लॉय है ही
नहीं कि वो फालतू की छुट्टियां वगैरह लें, क्योंकि वो तो 10-15 मिनट एक्स्ट्रा काम करने वाली महिला है। इस तरीके से बिना बताए छुट्टियां लेना ये सबके लिए बहुत बहुत ज्यादा अजीब था। 6 तारीख मंगलवार को भी पूरा दिन कैथरीन, चैंडलर, मिचेल और उसके दोस्त भी अब सभी लोग मिलकर फोन कर रहे थे बार्ट और क्रिस्टा को। और ना सिर्फ ये लोग फोन कर रहे थे बल्कि अब तो पड़ोसियों को भी इन लोगों ने बता दिया था चैंडलर ने कि उनके माता पिता की कोई खबर नहीं लग रही। सो जिनके भी लिंक थे व्हाइट लेक के अंदर, वो लोग व्हाइट लेक के अंदर कॉल कर रहे थे और पता करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वहां पर बार्ट और क्रिस्टा आए हैं। बट सभी का रिप्लाई ना में ही मिलता। 7 जुलाई बुधवार का दिन आ चुका था और अब तक भी बार्ट और क्रिस्टा की कोई खबर नहीं मिली। और इस चिंता में चैंडलर वहीं के नजदीकी पुलिस स्टेशन में गया। वहां जाकर अपने माता पिता की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई और उन पुलिस स्टेशन वालों ने सबसे पहला काम ऑब्वियसली वही किया, व्हाइट लेक पुलिस डिपार्टमेंट को फोन किया और कहा कि देखिए इनका कैबिन है, यहाँ पर वो गए थे लेकिन अभी तक उनकी कोई खबर नहीं लग पाई। सो बार्ट और क्रिस्टा की हम आपको फोटो भेज रहे हैं, आप प्लीज वहां जाकर चेक कीजिएगा कि क्या वहां कोई दिक्कत तो नहीं है। सो व्हाइट लेक पुलिस डिपार्टमेंट वाले अपने साथ पूरे रेस्क्यू टीम लेकर उस कैबिन पर गए। बट जैसे ही वो उस कैबिन तक पहुंचे वो कैबिन पूरे तरीके से लॉक्ड, इनफैक्ट उसकी कोई खिड़कियां शीशे टूटे भी नहीं हुए, ना ही इस पूरे कैबिन को कोई मरम्मत की जरूरत है। सो जैसे ही ये पुलिस वाले इस गेट का दरवाजा तोड़ते हुए, इसका ताला तोड़ते हुए अंदर की तरफ घुसे, क्या पता ये लोग अंदर हों, तो पुलिस वालों ने पूरे कैबिन को अच्छे से चेक किया लेकिन वहां तो इंसानी जिंदगी का नाम और निशान नहीं था। ना ही फ्रिज के अंदर खाना, ना ही किचन के अंदर कोई ऐसा लग रहा था हाल ही के अंदर सफाई की गई हो, ना ही पूरे घर के अंदर हाल ही में सफाई की गई हो। इनफैक्ट घर के बाहर भी बड़ी बड़ी घास उग चुकी थी, पूरा घर घास के अंदर ढकने वाला था। जैसे ये बातें चैंडलर, उसकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन और चैंडलर के भाई मिचेल ने सुनी, उनको समझ नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि उनके पास तो कॉल आया था और कहा था कि तुम्हारे कैबिन के ऊपर तूफान सा आया हुआ है, मतलब कि इस पूरे इलाके में तूफान आया और तुम्हारा कैबिन भी डैमेज हुआ है, उसकी खिड़कियां शीशे टूट चुके हैं और यहाँ पर आकर रिपेयर करवा लो। सो चैंडलर पुलिस वालों के आगे रोने लग गया कि जनाब आखिर वो लोग कौन थे जिन्होंने फोन किया था, और इनफैक्ट मेरे माता पिता किस कपल के साथ गए हैं, वो मिस्ट्री कपल आखिर कौन सा है जिसके साथ वो गाड़ी में बैठकर वहां तक गए हैं, और आखिर वो है कहां पर, कहीं उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। 8 तारीख वीरवार का दिन आ चुका था लेकिन अभी तक भी बार्ट और क्रिस्टा की कोई खबर नहीं मिली। वहां पुलिस वाले व्हाइट लेक के अंदर ढूंढ रहे थे बार्ट और क्रिस्टा को और यहाँ विस्कॉन्सिन में पुलिस वाले ढूंढ रहे थे बार्ट और क्रिस्टा को। इनफैक्ट 8 तारीख को चैंडलर लोकल मीडिया में भी गया और कहा कि ये मेरे माता पिता हैं, इनकी तस्वीर है और ये बहुत दिनों से गुम है, आप प्लीज इनकी खबर अपने टीवी चैनलों पर चलाइएगा ताकि इनकी कोई खबर हमें मिल सके। इनफैक्ट ये खबर चलवाने के बाद चैंडलर अपने पड़ोसियों के घर भी गया, उन सब के पास जा जाकर दरवाजा खटखटाकर पूछने लगा कि क्या किसी को पता है मेरे माता पिता के बारे में, क्या किसी के घर के ऊपर कोई सीसीटीवी लगा हुआ है ताकि हम ये तो पता कर सके कि मेरे माता पिता आखिर किस गाड़ी के अंदर बैठकर किस कपल के साथ यहां से निकले हैं, क्योंकि उनका कोई भी पता नहीं लग पा रहा है। सभी लोग अपने अपने हाथ पैर मार रहे थे, कोई सुराग ढूंढ रहे थे कि बार्ट और क्रिस्टा कैसे इस धरती से गायब हो गए कि उनका कोई पता नहीं चल पा रहा। लेकिन पुलिस वालों के हाथ कुछ लगा, जी हाँ, और एक ब्रेक थ्रू था, लिटरली ब्रेक थ्रू था इस पूरे केस का। और इस ब्रेक थ्रू को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़े दिन पहले, यानी कि 29 जून 2021 के दिन। 29 जून के दिन बार्ट, जो कि सुबह से बहुत ज्यादा गुस्से में था, कुछ चीज थी जो उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, बहुत लंबे टाइम से वो इस चीज को लेकर परेशान था। बार्ट ने क्रिस्टा को भी कहा कि आज तो मैं इस चीज का निपटारा करके ही रहूंगा, आज मुझे इस टेंशन से बिल्कुल फ्री होना है। सो उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया और नंबर डायल करके वो वेट करने लगा, दूसरी तरफ से फोन उठे और दूसरी तरफ से एक ओमार जॉब नाम के व्यक्ति ने फोन उठाया और ये दोनों तकरीबन 17 मिनट तक आपस में बात करते रहे। अब पहले 7-8 मिनट तक तो बार्ट ओमार जॉब के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होता रहा, बट लास्ट के 8-9 मिनट में बार्ट बिल्कुल शांत हो चुका था और ओमार जॉब अब उसके ऊपर हावी हो चुका था, उसको सारा कुछ बता रहा था। उस कॉल के कटने के बाद बार्ट ने क्रिस्टा से डिस्कस किया कि मुझे जो पता चला है इस चीज का निपटारा करने के लिए मुझे कुछ लोगों से मिलना पड़ेगा और एक मीटिंग करनी पड़ेगी, और ये मीटिंग प्लान करी 1 जुलाई के दिन दोपहर को 3 बजे के लिए, और यहाँ बार्ट को मिलने जाना था इन लोगों से 1 जुलाई के दिन दोपहर के 3 बजे, ताकि वो इस पूरे की पूरी चीज जो उसको बहुत टाइम से परेशान कर रही है इस चीज का निपटारा कर सके। 1 जुलाई 2021 की दोपहर को 2 बजे के आसपास, मतलब कि 1 घंटे बाद बार्ट को मीटिंग के लिए निकलना था उन अननोन लोगों के साथ। 2 बजे बार्ट ने अपने छोटे बेटे चैंडलर को फोन पर मैसेज किया कि मैं फ्री हूं, मैं तैयार हूं मीटिंग में जाने के लिए, जब तुम फ्री हो जाओ तो मुझे बता देना। चैंडलर को भी पता था कि उसके पिता के लिए मीटिंग कितनी ज्यादा जरूरी है, वो इस चीज को लेकर बहुत लंबे टाइम से परेशान चलते आ रहे हैं। कुछ ही मिनटों बाद चैंडलर भी अपनी व्हीलचेयर के ऊपर बैठकर सीधा नीचे की तरफ आया सीढ़ियां उतरते हुए, और नीचे उतरते ही वो अपने पिता के कमरे में गया और कहा कि डैड मैं भी तैयार हूँ आपके साथ चलने के लिए। और जैसे ये चीज बार्ट ने सुनी वो अपने बेड से उठा, बाहर की तरफ निकला, अपने जूते वगैरह पहने। अब ये दोनों यानी कि
आगे आगे बार्ट, पीछे पीछे चैंडलर व्हील चेयर के ऊपर अब अपने घर से बाहर निकलने वाले थे। तो जैसे ये दोनों बाहर की तरफ गए, मेन गेट पर गए, इतने में ही चैंडलर अपने व्हील चेयर से उठा। अपने व्हील चेयर के साइड वाले बैग के अंदर उसने एक राइफल डाली हुई थी, उस राइफल को निकाला। उसके पिता जो कि अब उसके सामने थे, गेट को खोलने वाले थे, उससे पहले ही उसने अपनी राइफल निकालकर सीधा अपने पिता के ऊपर पीछे से 2 शॉट कर दिए। ऑन द स्पॉट, लिटरली ऑन द स्पॉट उसके पिता की मौत हो चुकी थी। नीचे फर्श पर पड़े हुए बार्ट तड़प रहे थे। अपनी जिंदगी और मौत के बीच में उनके अंतिम मोमेंट्स चल रहे थे। इतने में ही उसने तुरंत अपना फोन निकाला और अपनी माँ को मैसेज किया कि पापा का फोन डेड हो चुका है, उनकी बैटरी डेड हो चुकी है, अगर आपको कुछ भी काम हो तो आप मुझे फोन कर लेना, और आप जब ऑफिस से घर आओगे तब आते हुए मेरे लिए सोडा वगैरह लेकर आना, रात को मेरा पीने का प्लान है। और ये मैसेज जब क्रिस्टा के पास गए, उसने कहा कि ओके मैं आते हुए लेकर आऊंगी। ये सारा कुछ चैंडलर सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि उसको टाइम मिल सके, क्योंकि उसे पता था कि 4:30-5 बजे के आसपास उसकी माँ भी घर पर पहुंच जाएगी। इससे पहले उसको घर को क्लीन भी करना है और इस लाश को ठिकाने भी लगाना है। उसको बस थोड़ा सा टाइम चाहिए था। वो अपनी माँ को उलझा कर रख रहा था। और इस इंसिडेंट के तकरीबन 3 घंटे बाद, यानी कि 5:15 बज चुके थे। अब 5:15 बजे चैंडलर को पता था कि उसकी माँ कभी भी आने वाली है। सो वो दोबारा से अपने घर के मेन दरवाजे के सामने वाली तरफ में घर के अंदर अपनी सीढ़ियों के ऊपर बैठ गया, क्योंकि उसको पता था कि अभी दरवाजा कभी भी खुल सकता है। तो 5:16 पर एग्जैक्टली वो घर का दरवाजा खुला, और जैसे ही दरवाजा खुला, बेचारी क्रिस्टा, जिसने इस पूरे के पूरे घर को अपने हाथों से सजाया, अपने बच्चों को बड़ा किया, अपना सपनों का घर बनाया, सो जैसे ही उसने उसका दरवाजा खोला, अपने घर के अंदर कदम रखा, सामने बैठा हुआ वो चैंडलर, उसने दोबारा से अपनी राइफल उठाई और 2 शॉट अपनी माँ के सीने के अंदर सीधा दाग दिए। उसकी माँ भी ऑन द स्पॉट डेड हो चुकी थी। जी हाँ, असल में चैंडलर घर का सबसे छोटा बेटा डबल जिंदगी जी रहा था। डबल जिंदगी इन द सेंस कि ना तो ये कभी कॉलेज गया, मतलब कि जो इसका कॉलेज का फाइनल ईयर चल रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। कॉलेज गया था बट सिर्फ 1 सेमेस्टर के लिए, उसके बाद उसने कॉलेज भी छोड़ दिया। ना ही ये कोई स्कूबा टीम का डाइवर था, मतलब कि वो उसने क्लेम किया था कि वो वहीं के लोकल पुलिस वालों के साथ स्कूबा टीम में रेस्क्यू का काम करता है, उसको स्कूबा डाइविंग आती ही नहीं। इनफैक्ट पूरे विस्कॉन्सिन पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर स्कूबा डाइविंग की कोई टीम ही नहीं है, ऐसा कुछ वहां पर है ही नहीं। और अब तक आप समझ भी गए होंगे कि चैंडलर की कोई जॉब स्पेसएक्स के साथ लगी ही नहीं। उसने जस्ट ऐसा एक प्रिटेंड किया हुआ था, कि एटमॉस्फेयर बनाया हुआ था पूरी दुनिया के आगे कि कॉलेज के बाद सीधा उसकी जॉब लगेगी स्पेसएक्स के अंदर और वहीं पर जाकर वो नौकरी करेगा। उसकी कोई ऐसी नौकरी नहीं लगने वाली थी। बट जून के दूसरे हफ्ते में उसको चोट लगी थी। उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट जरूर हुआ था, और उसी का चेकअप करवाने के लिए जब वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि ये बिल्कुल नॉर्मल सी चोट है, और मैं तुम्हें एक नेक बैंड दे रहा हूं, अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम इसको यूज कर लेना, अपनी नेक के ऊपर लगा लेना, अगर तुम्हें जरूरत ना पड़े तो तुम इसको निकाल भी सकते हो। और तुम्हारा शरीर बाकी बिल्कुल फिट है, हेल्दी है, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, ना ही तुम्हारे पैरों के अंदर कोई दिक्कत है, ना ही तुम्हारे दिमाग के अंदर कोई ब्लीडिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ हल्का फुल्का झटका है, ये बिल्कुल आसानी से ठीक हो जाएगा, टाइम के साथ हील हो जाएगा। लेकिन ये चैंडलर का एक्सीडेंट ये भी कोई नेचुरल नहीं था, ये भी पूरे तरीके से प्री प्लान्ड था, क्योंकि अब लिटरली चैंडलर का घड़ा, इसके पापों का घड़ा अब भरने वाला था, और वो कभी भी फूट सकता था। और इतनी बड़ी भसड़ सिर्फ इसलिए ताकि वो एक एक्सक्यूज दे सके, ना सिर्फ अपने परिवार वालों को बल्कि आस पड़ोस के लोगों को भी, कि वो क्यों कॉलेज पूरा होने के बाद भी स्पेसएक्स के अंदर नौकरी ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा। अगर आसान भाषा में कहूं तो चैंडलर लगभग सभी से, मैं कहूं तो बिल्कुल सभी से, अपनी जिंदगी के बारे में झूठ बोलता हुआ रहा था। अपने पेरेंट्स से, आस पड़ोसियों से, दोस्तों से, अपनी गर्लफ्रेंड से। उसके पास अपनी जिंदगी का सच बताने के गट्स ही नहीं थे, वो इस चीज को एडमिट ही नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने झूठ का जाल बुना और ये सबके सामने फेंका, और सबने उसके ऊपर विश्वास भी कर लिया। बट कब तक उसके परिवार वाले, उसके माता पिता बार्ट और क्रिस्टा उसके ऊपर शक करते हुए आ रहे थे, क्योंकि उनको कुछ अब सस्पिशियस फील होने लगा था। और जून 21 में तो लिटरली बार्ट और क्रिस्टा इस चीज के लिए श्योर हो चुके थे कि जो वो सोच रहे हैं वो सच में सच होने वाला है। अब क्यों? क्योंकि जून 2021 में बार्ट ने अपने छोटे बेटे चैंडलर से घर के खर्च के लिए कुछ पैसे मांगे। क्यों? क्योंकि वो इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहा था। ऑब्वियसली ये चैंडलर उसने कह रखा था अपने माता पिता को, लेकिन ऐसी वो कोई नौकरी कर ही नहीं रहा था। बट उसके पिता बार्ट ने उससे पैसे मांगे महीने के खर्च के चलाने के लिए, लेकिन चैंडलर ने मना कर दिया कि उसके पास कोई पैसा नहीं है। अब ये चीज सुनते ही ऑब्वियसली बार्ट को गुस्सा आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, तू नौकरी कर रहा है, इतने लंबे टाइम से नौकरी कर रहा है, कुछ तो तूने सेव किया होगा, तेरे को सैलरी भी मिलती होगी, तेरे को खर्चा पानी मिलता होगा, तेरा आखिर खर्चा पानी जाता कहां है? ना तो तू कहीं किराए पर रहता, जो मान लिया कि भाई तू उसका किराया वगैरह निपटा रहा होगा, तू हमारे साथ रह रहा है, हमारे साथ खा पी रहा है, तो तेरा पैसा आखिर जा कर रहा है। बट इस चीज का जवाब चैंडलर के पास था ही नहीं। इनफैक्ट अपने इस पूरे झूठ को सच बनाने के लिए इस चैंडलर ने अलग अलग ईमेल्स भी बना रखी थी अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज के नाम से।
इनफैक्ट एचआर की भी, जो एचआर जो रिक्रूट करता है एम्प्लॉइज को, उसकी भी एक अलग ईमेल बना रखी थी। और ये चैंडलर अपने असली पर्सनल ईमेल से अपनी फेक ईमेल्स के ऊपर मेल करता कि क्यों मेरी सैलरी अभी तक अटकाई हुई है, तुम मेरी सैलरी पे क्यों नहीं कर रहे, मुझे अपने घर पर देना है, मेरे माँ बाप मेरे ऊपर चिल्ला रहे हैं। और ये सारे मेल्स जाकर वो अपने बाप को दिखाता, बार्ट को दिखाता कि देखो मैंने तो मेल किया हुआ है लेकिन इनका ही कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, ये बार बार बोल रहे हैं, मुझे गोली दे रहे हैं कि सैलरी आज डलवा देंगे, कल डलवा देंगे, लेकिन अभी तक इन्होंने मेरी सैलरी डलवाई ही नहीं। अब ऑब्वियसली इस टाइम तक बार्ट और क्रिस्टा दोनों को शक हो रहा था अपने बेटे के ऊपर कि ये हमसे झूठ बोल रहा है। और इसका कारण था, कुछ टाइम पहले बार्ट और क्रिस्टा दोनों ने ही चैंडलर से उसके कॉलेज की डीएमसी वगैरह मांगी, जो हमारे यहाँ पर वो मार्कशीट मिलती है ना, वहां पर उनको कहते हैं ट्रांसक्रिप्ट्स। सो जैसे ही बार्ट और क्रिस्टा ने इस चैंडलर से उसकी डीएमसीज मांगी कि हाँ तुम अपने पिछले सेमेस्टर की डीएमसी हमें लाकर दिखाओ, तुम्हारा रिजल्ट क्या आया, बट अगेन इस चैंडलर ने बहाने लगाने शुरू कर दिए कि नहीं मुझे कॉलेज ने अभी तक डीएमसी दी ही नहीं, मेरी अटकाई हुई है। सो ये चीज सुनकर ऑब्वियसली बार्ट और क्रिस्टा दोनों को गुस्सा आ गया कि क्यों तुम्हारी डीएमसी अटकाई हुई है, तुम्हारे अंदर ऐसा क्या खास है कि सब लोग तुम्हारी चीजें अटका रहे हैं, तुम्हारी सैलरी अटका रहे हैं, तुम्हारी डीएमसी अटका रहे हैं, तुम हमें डीएमसी दो, तुम जस्ट अपने पोर्टल के ऊपर लॉग इन करो, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम है, जो भी रिजल्ट वगैरह हो, मार्कशीट वगैरह हो, वो ऑनलाइन दिख जाते हैं। इस चैंडलर ने इस चीज का भी तोड़ निकाला हुआ था। इसने अपने कॉलेज की भी एक अलग फेक ईमेल्स बना रखी थी, अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग ईमेल्स। जी हाँ, ये सिर्फ ईमेल के ऊपर ही बात कर रहा था अपने कॉलेज वालों से कि मेरी मार्कशीट तुमने क्यों अटका रखी है, मेरी अभी तक घर पर क्यों नहीं भेजी, तुमको बाय कोरियर भेज देनी चाहिए थी, मेरे माता पिता मुझसे मांग रहे हैं, मुझे आगे एडमिशन लेने हैं। और ये अपनी फेक ईमेल से जाकर खुद को ही रिप्लाई करता कि हाँ हम आपकी मार्कशीट बना रहे हैं, जल्द से जल्द हम आपके घर के ऊपर एड्रेस के ऊपर उसको कोरियर करवा देंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम इस चीज में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और ये सारे ईमेल्स ले जाकर वो अपने माता पिता को दिखा देता कि देखो मैंने तो कॉलेज वालों को मेल डाला हुआ है, इनका ही कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, यही मेरे मार्कशीट नहीं दे रहे। इन सब चीजों से परेशान होकर बार्ट ने चैंडलर को कह दिया कि मुझे तुम्हारे कॉलेज के किसी ऑफिशियल का नंबर दो, मैं उनसे बात करूंगा, मैं देखूंगा कि आखिर क्या बीमारी है, वो तुम्हारी डीएमसी तुम्हें क्यों नहीं दे रहे। सो इस चीज़ को वो मना नहीं कर पाया और उसी दिन शाम को उसने कहा कि ठीक है मैं आपको थोड़ी देर में ढूंढ कर देता हूं उनका नंबर, कोई मेरे पास तो सिर्फ ईमेल्स ही, अगर आपको ईमेल चाहिए तो आप मुझसे ले लो। सो नंबर के लिए उसने शाम तक का टाइम मांगा और इस बीच में चैंडलर अपने घर से बाहर निकला, पास ही के एक ग्रोसरी स्टोर में गया, वहां पर डिस्पोजेबल फोन टाइप मिलता है कुछ, जो कुछ ही टाइम बाद नंबर अपने आप बंद हो जाते हैं। सो उसने एक वो नंबर खरीदा, एक फ़ोन खरीदा और उसको लेकर अपने घर पर आया और यही नंबर उसने अपने पिता को दे दिया कि आप इसके ऊपर कॉल करके पूछ लेना, इसका नाम डैनियल स्पीथ है जो कि हमारे कॉलेज के अंदर काम करता है। सो जैसे ही ये बात बोलकर और वो नंबर देकर वो अपने कमरे के अंदर जा चुका था। सो जैसे ही ये नंबर बार्ट को मिला उसने तुरंत उसको डायल किया और बात करने लगा डैनियल स्पीथ से। अब डैनियल स्पीथ कोई और नहीं बल्कि खुद चैंडलर ही था, ऊपर वाले कमरे में आवाज़ बदलकर अपने पिता से बात कर रहा था कि ओ सॉरी, हम जल्द से जल्द आपके बेटे की डीएमसी कोरियर करवा देंगे, हमें माफ़ कर दीजिए, हम लेट हो रखे हैं, हमें पता है हमारे यहाँ टेक्निकल इशू चल रहा है, सो जल्द से जल्द जितनी जल्दी होगा हम सारा काम आपका निपटा देंगे। सो 29 जून 2021 का दिन आ चुका था और अब तक बार्ट लिटरली भर चुका था अपने गुस्से से, क्योंकि उसको पता था कि उसका बेटा कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है, क्योंकि ऐसा कहीं भी नहीं होता, कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं करता, कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करती। सो 29 जून 2021 के दिन बार्ट ने खुद ऑनलाइन मेडिसिन कॉलेज डिपार्टमेंट के ऑफिस का नंबर निकाल लिया इंटरनेट से और उस नंबर के ऊपर कॉल किया। अब ये कॉल किसी ओमार जॉब ने उठाई जो कि एक्चुअल में मेडिसिन कॉलेज डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा था। इन दोनों के बीच में 17 मिनट बातें हुई, टोटल 17 मिनट। अब स्टार्टिंग के 8-9 मिनट ये बार्ट ओमार जॉब के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ कि तुम मेरे बेटे की मार्कशीट वगैरह क्यों नहीं दे रहे हो, उसके रिजल्ट्स कैसे आए हैं आज तक हमें पता नहीं चला है, सो जो भी है तुम्हारे पास फटाफट से हमारे पास भेज दो क्योंकि हमें अपने बेटे का आगे एडमिशन भी करवाना है। अब 8-9 मिनट तक तो ये बातें हुई, बट फाइनली ओमार जॉब को बोलने का मौका मिला। उसने बोलना शुरू किया कि आप किस चैंडलर की बात कर रहे हो, ये चैंडलर हमारे पास सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में आया था, इसके बाद 3 सालों तक ये हमारे कॉलेज में दिखा ही नहीं। सो आप अपने बेटे से जाकर पूछे कि क्या उसने एग्जाम दिए भी हैं नहीं, क्योंकि हमारे पास तो उसका कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। अब जैसी ये बातें बार्ट ने सुनी उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी कुछ दिनों पहले मेरी आपके ही एक ऑफिस में काम करने वाले डैनियल स्पीथ नाम के आदमी से बात हुई थी और उसने कहा था कि हाँ हमारे पास है और हम ये सारे रिकॉर्ड आपको भेज देंगे। बट ओमार जॉब ने बताया कि हमारे पूरे कॉलेज डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी डैनियल स्पीथ नाम का आदमी काम ही नहीं करता, आपने किससे बात कर ली। अब जैसे ये बार्ट ने सुनी कॉल के ऊपर, उसको विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसके बेटे ने नंबर ला कर दिया था और वो आदमी जो बात कर रहा था वो भी तो इस कॉलेज डिपार्टमेंट के ऑफिशियल बनकर ही बात कर रहा था, बट ऐसा कैसे हो सकता है। सो इस कॉल के बाद बार्ट बिल्कुल समझ चुका था कि उसका बेटा डबल जिंदगी जी रहा है और वो हमसे बहुत बहुत कुछ छुपा रहा है। सो फाइनली बार्ट ने दोबारा से कॉलेज वालों को फोन किया और कहा कि मुझे आपके साथ मीटिंग सेट करनी है क्योंकि मुझे मेरे बेटे का दोबारा से एडमिशन करवाना है आपके कॉलेज के अंदर और आप मुझे टाइम दे दीजिए। कॉलेज वालों ने कहा कि आप 1 जुलाई के दिन
दोपहर को 3 बजे हमारे कॉलेज में आइएगा, हम दोबारा से डिस्कस करेंगे, क्या पता हम इसको वहीं से कंटिन्यू कर लें। अब ये बात तो बार्ट ने कॉलेज वालों के साथ डिस्कस कर ली, बट बार्ट ने दोबारा से चैंडलर को नीचे बुलाया अपने पास और कहा कि मैंने तुम्हारे कॉलेज वालों से बात कर ली है और 1 जुलाई 2021 का दिन उन्होंने डिसाइड किया है और दोपहर के टाइम पर 3 बजे उन्होंने हमें कॉलेज बुलाया है और तुम मेरे साथ कॉलेज चलने वाले हो। वहीं पर जाकर हम पूछेंगे उनसे कि वो तुम्हारी डीएमसी मुझे क्यों नहीं दे रहे। अब अंदर से बार्ट को पता है कि उसका बेटा झूठ बोल रहा है, वो डीएमसी कहीं से ला ही नहीं सकते कॉलेज वाले भी, क्योंकि उसका बेटा कॉलेज गया ही नहीं, पता नहीं इसने क्या किया है। बट क्योंकि अब उसका बेटा उसके सामने तो सच बोल रहा था, उसको ऐसा लग रहा था, तो बार्ट ने चैंडलर को ही अपने जाल में फंसा दिया कि हम 3 बजे कॉलेज चलेंगे 1 तारीख को और वहां पर जाकर पूछेंगे कि तुम्हारे कॉलेज के अंदर क्या बजर चल रही है, वो तुम्हारी डीएमसी हमें क्यों नहीं दे रहे। बार्ट को शायद ये उम्मीद थी कि उसका बेटा सामने से ही आकर सब कुछ कबूल कर लेगा इस मीटिंग के डर से, क्योंकि ऑब्वियसली मीटिंग तो होनी है कॉलेज के अंदर जाकर, वहां पे तो जाकर सब कुछ सच पता लगेगा। क्या पता है चैंडलर खुद से आकर उसके पिता को सब कुछ बता दे। बार्ट को ऐसी उम्मीद थी शायद होगी, बट ऐसा चैंडलर ने किया ही नहीं। इस मीटिंग के लिए चैंडलर ने भी हाँ कर दिया कि ठीक है हम कॉलेज चलेंगे। उसने कुछ भी सच नहीं बताया अपने पिता को। फाइनली 1 जुलाई 2021 का दिन आ चुका था। 2 बजे बार्ट ने अपने बेटे चैंडलर को कहा कि हम उस मीटिंग में जाने के लिए तैयार हैं और तुम मेरे साथ चल रहे हो। चैंडलर ने कहा कि ठीक है मैं नीचे तैयार होकर आता हूँ। सो अपने साथ चैंडलर ने जो अपनी राइफल लाकर रखी हुई थी बहुत लंबे टाइम से, तो उस राइफल को अपने व्हील चेयर के साइड में लगे हुए बैग के अंदर डाला, उस व्हील चेयर के साथ नीचे गया, अपने पिता को कहा कि मैं चलने के लिए तैयार हूँ। और जैसे उसका पिता गया आगे की तरफ दरवाजा खोलने के लिए, पीछे से चैंडलर उठा, उसने अपनी राइफल निकाली और सीधा ऊपर की तरफ करके उसके 2 शॉट फायर कर दिए। ऑन द स्पॉट बार्ट मर चुका था। बार्ट के मरते ही उसने अपने पिता की बॉडी को सोच कर देखिए, अब आप उसने आगे जो किया वो बहुत बहुत डरावना था। उसने अपने पिता की बॉडी को जैसी थी वो एज इट इज़ अपने घर का जो फायर प्लेस था, आपको पता होगा कि विदेश वाले घरों में, अमेरिका के घरों में खासतौर पर घर के अंदर फायर प्लेस बनाए जाते हैं, वो चिमनी वाले, वो उसके अंदर सारा दिन आग जलती रहती है ताकि पूरा घर गर्म रहे। इस चैंडलर ने अपने पिता की बॉडी को उठाकर सीधा उस फायर प्लेस के अंदर डंप कर दिया और काफी देर तक, कुछ घंटों तक ये बॉडी वहीं पर ऐसे जलती रही। लेकिन कोई इंसानी शरीर इतनी जल्दी नहीं जलता, चाहे कितनी भी बड़ी चिमनी क्यों ना हो। सो बाकी अध जली बॉडी को उसने वापस से बाहर निकाला, क्योंकि अब उसकी माँ वापस घर पर आने वाली थी और आते वो पूछती कि आखिर बार्ट कहाँ पर है और ये चीज क्या जल रही है। उसने बार्ट की बॉडी को बाहर निकाला और जो बचा हुआ था उसके पीसीज किए छोटे छोटे, गर्दन अलग करी, बाकी शरीर जो अध जला बचा हुआ था उसको अलग किया, अपने घर के पीछे बैकयार्ड में गया, वहां गड्ढा खोदा और उसके अंदर डंप करके ऊपर से वापस मिट्टी डाल दी। अब वेट करने लगा कि उसकी माँ यानी कि क्रिस्टा कब घर पर आएगी। 5:15 बजे जैसे ही क्रिस्टा घर पर आई, ये सामने बैठा हुआ था, अपनी राइफल लेकर राइफल उठाई, इसने 2 शॉट फायर किए। क्रिस्टा की भी ऑन द स्पॉट मौत हो चुकी थी। एग्जैक्टली उसने क्रिस्टा की बॉडी के साथ भी यही किया। क्रिस्टा की बॉडी को भी उठाकर सीधा उसी फायर प्लेस के अंदर डंप किया और काफ़ी घंटों तक उसको भी जलाने के बाद जब वो अधजली अवस्था में आ गई, उसकी भी बॉडी को बाहर निकाला, काफ़ी सारे पीसीज किए, गर्दन अलग करी और वापस अपने पिता की कब्र के साइड में ही उसने दोबारा से गड्ढा किया और वहीं पर क्रिस्टा की बॉडी को भी दफनाकर ऊपर से मिट्टी डाली और प्लेन कर दिया। बट अपने माता पिता की लाश को दफनाने के बाद उसके माइंड में आया कि हो ना हो जब पुलिस यहाँ पर आएगी, सर्च करेगी, तो उनको ये चीज़ दिख जाएगी कि यहाँ नई नई मिट्टी दफनाई गई है। तो उस रात इस चैंडलर ने दोबारा से उस दोनों गड्ढों को दोबारा खोदा और जो भी पीसीज काटे हुए थे उन पीसीज को अलग अलग थैलियों के अंदर भर भर के बहुत सारी थैलियां बनाई, अपनी गाड़ी के अंदर रखी और गाड़ी से पूरे शहर के अंदर अलग अलग जगहों पर, इनफैक्ट अपने माता पिता का सिर तो इसने अपनी गर्लफ्रेंड कैथरीन के घर के पीछे ही फेंका हुआ था एक थैली के अंदर भर के। पूरे शहर के अंदर घूम घूम कर इस चैंडलर ने लाश को ठिकाने लगाया और बाकी सब कुछ आपके सामने था। 2 तारीख को जो फाइनल डे था व्हाइट लेक के लिए निकलने के लिए, बार्ट और क्रिस्टा का ऐसा कुछ था ही नहीं, ना ही वो कोई कॉल आई थी व्हाइट लेक से किसी पड़ोसी की जिन्होंने बताया हो कि यहाँ पर उनके घर के साथ कुछ डैमेज हुआ है, उनके कैबिन के ऊपर कुछ डैमेज हुआ है। इनफैक्ट व्हाइट लेक के उस एरिया में कोई तूफान भी नहीं आया था। ये सारा कुछ प्री प्लान था, एक एटमॉस्फेयर बनाया था इस चैंडलर ने, क्योंकि एटमॉस्फेयर बनाने में बिल्कुल माहिर। सबको ऐसा लग रहा था जैसे सच बोल रहा है। इसने पुलिस वालों के आगे भी, घर वालों के आगे भी, परिवार वालों के आगे भी सब कुछ एक एटमॉस्फेयर बनाया कि उसके माता पिता किसी मिस्ट्री कपल के साथ बैठकर गाड़ी में व्हाइट लेक की तरफ निकल गए हैं, अपने साथ बहुत सारा कैश लेकर गए हैं, ज्वेलरी लेकर गए हैं, लेकिन अभी तक उनका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा। पुलिस वाले व्हाइट लेक में ढूंढ रहे हैं, यहाँ विस्कॉन्सिन में ढूंढ रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर करे तो करे क्या। इस चैंडलर ने दिमाग तो बहुत सही लगाया, मानना पड़ेगा, इसका प्लान बहुत बहुत तगड़ा था, बट इसने बहुत सारी गलतियां भी करी। और ऑब्वियस सी बात है, कोई भी क्रिमिनल परफेक्ट हो ही नहीं सकता, कितना भी बड़ा क्राइम कर ले वो अपने सुराग पीछे जरूर छोड़ता है। जैसे इसने घर के अंदर सही से साफ सफाई नहीं करी और जब पुलिस वालों ने फोरेंसिक जांच करी होगी तो नीचे फर्श वाला खून वो कभी भी साफ नहीं होता, वो बहुत टाइम बाद भी नीचे दिख जाएगा, चाहे आप कितना भी उसको साफ कर लें नीचे फिर भी दिख जाएगा, उसके ट्रेसेस नीचे मिल ही जाएंगे, फोरेंसिक वाले ढूंढ ही लेते हैं।
दूसरा, उसने पूरे शहर के अंदर घूम घूम कर बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगाया, अलग अलग जगहों पर फेंका, और वो भी खुले में। कोई भी आता जाता व्यक्ति देख लेगा और उसको सीधा पुलिस के हवाले कर देगा कि हाँ, ये हमें घर के पास मिला है या फिर रोड पर मिला है। इनफैक्ट 7 जुलाई को जब ये चैंडलर पुलिस स्टेशन में गया था, पुलिस वाले इसका हाव भाव देखकर समझ चुके थे कि यहाँ कुछ दिक्कत है, क्योंकि इससे बात करते हुए पुलिस वालों ने नोटिस किया कि इसको अपने माता पिता की टेंशन कम है, बल्कि इसके माइंड में कुछ ऐसा है जो ये हमसे छुपा रहा है, हमको बता नहीं रहा। इनफैक्ट 8 जुलाई को जो पुलिस वालों को ब्रेक थ्रू मिला था, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू जिसने इस पूरे केस को खोल कर रख दिया, वो था वो मैसेज जो कि 4 जुलाई को इस चैंडलर के पास आया था, जो कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भी दिखाया था, अपने भाई को भी बताया था कि मेरे पास माँ का मैसेज आया है, क्रिस्टा का मैसेज आया है, और उसमें कहा है कि हम बिल्कुल ठीक है, हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, हम यहाँ पर एंजॉय करके वापस घर पर आ जाएंगे। ये मैसेज जब उसने पुलिस वालों को दिखाया था कि जनाब देखिए 4 तारीख को मेरे पास मेरी माँ का मैसेज आया था, लेकिन अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। जैसे पुलिस वालों ने वो मैसेज देखा, पुलिस वालों ने उसकी जांच करवाई, थोड़ी सी बैक एंड के ऊपर रिसर्च करवाई, और पुलिस वालों को पता चला कि ये मैसेज इनफैक्ट क्रिस्टा का फोन भी इस घर के अंदर ही बंद हुआ है, इस घर के अंदर ही ऑन हुआ था और बंद भी हुआ है, और इसी घर के अंदर रहते हुए फोन से मैसेज किया गया है चैंडलर के पास। पुलिस वाले समझ चुके थे कि इस घर के अंदर ही कोई गड़बड़ है। इसके अलावा इस मैसेज के अंदर ही दूसरी बहुत बड़ी गड़बड़ थी, और वो ये, इसके अंदर लिखा हुआ था कि हम परेड देख कर ही आएंगे। बट दिक्कत यहाँ ये थी कि व्हाइट लेक के अंदर हमेशा इस इंडिपेंडेंस डे से एक दिन पहले यानी कि 3 जुलाई को वो परेड होती है। 4 जुलाई को यहाँ कोई परेड थी ही नहीं। जैसी ये चीज पुलिस वालों ने सुनी, वो समझ चुके थे कि यहाँ कुछ झूठ बोल रहा है चैंडलर, हमसे कुछ नहीं, बहुत कुछ छुपा रहा है। पुलिस वालों ने इस केस की अच्छे से जांच करी, बट यही सामने आया कि चैंडलर ने सारा काम अकेले किया है। जांच के अंदर पुलिस वालों को क्रिस्टा का फोन भी मिल गया, जो कि गैराज के अंदर गाड़ी के नीचे लगा कर रखा हुआ था, चिपकाया गया था उसको डक्ट टेप से, ताकि किसी को मिले ही ना जांच के अंदर। लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने ढूंढ लिया। पुलिस वालों की जांच में यह भी सामने आया कि चैंडलर ने सब कुछ अकेले किया है। उसकी गर्लफ्रेंड कैथरीन, उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो तो जो बताता गया चैंडलर, उसको सब कुछ सच लग रहा था। कोर्ट के अंदर इस केस का ट्रायल हुआ, और ट्रायल के बाद जज ने इस केस के अंदर फैसला सुनाया, और इस फैसले के रूप में चैंडलर को लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद की सजा सुनाई, और वो भी बिना पैरोल की पॉसिबिलिटी के। मतलब जब तक जिंदा रहेगा चैंडलर, ये जेल में रहेगा, कभी ये जेल से बाहर नहीं आ सकता। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट बनते हैं जब हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनको हम अपना मानते हो, बट क्या पता उनके माइंड में क्या कुछ चल रहा हो, वो हमारे लिए अपने माइंड में क्या प्लान करके बैठे हों, ये हम कभी भी पता नहीं लगा सकते जब तक वो सामने से एक्ट ना करे। आप इन सब चीज़ों से संभल कर रहिएगा। हम कहते हैं कि परिवार के अलावा कोई भी अपना नहीं होता, लेकिन यहाँ तो परिवार में ही, इनफैक्ट बेटे ने ही अपने माँ बाप को इतने भयंकर रूप से मार डाला जिसको कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। आप अपने आप को सेफ रखिएगा। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बट अभी इन इंस्टाग्राम वालों ने मेरे ऊपर बैन लगा रखे हैं, बहुत सारे बैन लगा रखे हैं। मतलब मैं किसी को मैसेज नहीं कर सकता, कोई स्टोरी वगैरह नहीं डाल सकता, वो जो हमने ब्रॉडकास्ट चैनल बना रखा है उसके अंदर भी कुछ अपलोड नहीं कर सकता। ये स्क्रीनशॉट है, देख लीजिए आप, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है। जैसे ये बैन हटेगा मैं सब कुछ अपलोड कर दूंगा इस ब्रॉडकास्ट चैनल के ऊपर। आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट डांस माई पैशन को, एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।